हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग का एक सीरीज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें चला रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित चैप्टर वाइज फैक्ट्स, जो कि अक्सर जो है टू द पॉइंट सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जैसे कि बीपीएससी हो, यूपीएससी हो और अदर जितने भी पीसीएस परीक्षाएँ हैं उस सारे परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो उन सारे फैक्ट्स को हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं और क्लास में हम लोग का कॉन्सेप्ट तो चल ही जाता है, लेकिन फैक्ट्स को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि है क्या कि फैक्ट्स भी टू द पॉइंट पूछ लिया जाता है। और तो इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको जो है आपको गंभीरता से देखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में दो चीज़ चला रहे हैं। एक तो चैप्टर वाइज फैक्ट्स, जो कि टू द पॉइंट प्रश्न पूछ लिया जाता है सभी एग्ज़ामों में, सभी परीक्षाओं में। और दूसरा है उसी चैप्टर वाइज का जो है हम एमसीक्यू देख रहे हैं। तो उसको भी जो है देखिए, मतलब जैसे इससे पहले कुछ वीडियो बना चुके हैं कुछ चैप्टर का। तो ये है आज का जो वीडियो होगा, वो होगा आपका 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ये टॉपिक होगा। 19वीं सदी में जितने भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, उस सारे फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद फिर इसी टॉपिक का एक वीडियो होगा एमसीक्यू का, जिसमें लगभग इसी टॉपिक से रिलेटेड सारा एमसीक्यू होगा, जो कि किसी भी पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको आप नेगलेक्ट, खास करके बीपीएससी परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी तो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न उठा करके पूछ लेता है। ठीक है। तो इसमें जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुआ था, तो उसमें सारे धर्मों में, जैसे भारत में जो है, जैसे कि हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, जो है सिख धर्म हो गया, इस सब में जो है कुछ इंटरनल समस्याएं थी, कुछ कुरीतियां आ गई थी। तो उस कुरीतियां को दूर करने के लिए कुछ जो है पुरोधा आगे आए, कुछ नेता आगे आए, धार्मिक नेता, और उसमें जो सुधार करने का प्रयास किया, उस कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। तो उसको हम लोग देखेंगे। और फिर जो भारतीय समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, जैसे कि बाल विवाह हो गया, शिशु हत्या हो गया, है ना, सती प्रथा हो गया, तो ये सब जितनी भी कुरीतियाँ थी, इसको दूर करने के लिए, जैसे महिलाओं की शिक्षा के लिए, तो इस सब चीज़ के लिए जो भी प्रयास किए, जो भी जो अग्रणी भूमिका निभाए, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में फैक्ट्स देखेंगे। जैसे कि आपका जैसे कि आपका जो है राजा राम मोहन राय हो गए, ठीक है, विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, तो मतलब एवं प्रकार से केशव चंद्र सेन हो गए, देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए, उनके बारे में उनकी क्या भूमिका रही। ठीक है। पारसी धर्म सुधार के लिए दादा भाई नौरोजी का क्या भूमिका रही। तो एवं प्रकार से जितने भी संगठन बने सुधार को लेकर के, समाज जितना बना, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, तो ये है आदि ब्रह्म समाज क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज क्या है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। इसको नेगलेक्ट नहीं करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी तो अक्सर यहाँ से प्रश्न को सीधा उठा करके पूछ लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात आएगी 19वीं सदी की, मतलब आधुनिक भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात आती है, तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय का जो है नाम आता है, क्योंकि जो है उन्हीं के पहल से जो है इस दिशा में जो है, सुधार की दिशा में जो है आंदोलन, जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए जो है आंदोलन हुआ, और उन्हीं को जो है अपना आइडियल मानते हुए और कई लोग आगे आए। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग एक दृष्टि में परिचय देख लेते हैं, चूँकि वो अग्रज की भूमिका निभाए हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, इससे सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो चलिए, राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में, जो है बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, और उनकी मृत्यु जो हो गई थी ब्रिस्टल इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में हो गई। ठीक है। तो ये ब्रिस्टल जो है इंग्लैंड में है, और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि अंतिम समय में ये जो है, जब 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी, तो वो उस समय इंग्लैंड में थे। और इंग्लैंड कौन भेजा था इनको? तो इंग्लैंड भेजा था उस समय के जो है मुग़ल सम्राट थे अकबर द्वितीय, उन्होंने भेजा था अपनी पेंशन के मुद्दे को लेकर के सम्राट के पास जो है अपना पत्र लेकर के इनको भेजा था। तो वहीं पर इनका जो है 1833 में मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल में ही उनका कब्र भी है। चलिए ठीक है। अगला है उनके बारे में जानकारी। 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रंगपुर स्थित कलेक्ट्रेट में लिपिक की नौकरी वो करते थे।
मतलब वो कलर का नौकरी कर रहे थे कलेक्ट्रेट में। कहाँ के कलेक्ट्रेट में? तो रंगपुर के कलेक्ट्रेट में, ठीक है, कंपनी के कलेक्टर में काम कर रहे थे। फिर बाद में वो दीवान भी बने हैं, ठीक है, दीवान बने। फिर 1814 में इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने उस पद से, दीवान के पद से इस्तीफ़ा दे दिया, और उसी समय जो है आत्म सभा का जो है वो उन्होंने स्थापना की। 1814 में आत्म सभा की स्थापना की। वे जो है कुल मिला करके 12 भाषाओं के ज्ञाता थे, 12 भाषा का जानकारी था उनको। उसमें से मुख्य भाषा जैसे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, यहूदी, फ्रेंच, लैटिन, ये मुख्य भाषा है जो कि विदेशी भाषा है। देखिए, संस्कृत भाषा तो एकदम जानते थे, फारसी भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, अंग्रेजी, ग्रीक, यहूदी, फ्रेंच, लैटिन। देखिएगा, इसको मिस मत करिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। 12 भाषाओं के ज्ञाता थे वो राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ये हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1 मिनट एरोप्लेन मोड में कर देता हूँ चूँकि फ़ोन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या कार्य रहा वो देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में उनका कार्य रहा 1817 में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो पूछ लिया जाता है कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की 1817 में डेविड हेयर की सहायता से। ये भी पूछा जाता है किन के सहायता से? तो डेविड हेयर की सहायता से। चलिए, बाद में ये जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। यही जो आपका हिंदू कॉलेज है कलकत्ता हिंदू कॉलेज, बाद में क्या बन गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। 1817 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की गई एवं 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की है, ठीक। तो इनकी ये शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि रही है। साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया देख लीजिए। तो साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने किया है 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पत्रिका प्रकाशित किया। देखिए, इस ध्यान रखिएगा इस नाम को, तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पत्रिका प्रकाशित किया। 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी जो है की शुभारंभ किया, और इसी संवाद कौमुदी के माध्यम से उन्होंने सती प्रथा का जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक बुराई थी, है ना, उसको उसके अगेंस्ट में वो अपना प्रचार प्रसार किया। उसके अगेंस्ट में वो लिखा करते थे इसी संवाद कौमुदी के अंतर्गत। 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है, मिरात उल अखबार। तो देखिए उन्होंने क्या क्या जो है प्रकाशन किया है। तुफात उल मुवाहिदीन नामक पत्रिका, फिर संवाद कौमुदी, फिर 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार, है ना, ये निकाला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, ध्यान रखिएगा। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक का प्रकाशन, ये एक पुस्तक भी उन्होंने लिखा जो कि 1820 में, क्या नाम है? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है। वैदिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन हेतु वेद मंदिर नामक अन्य पत्र संचालन किया। वो उन्होंने वेद मंदिर नाम का एक अन्य जो है पत्र भी उन्होंने लिखा, पत्र का संचालन किया, ठीक है, ये है। अगला देखते हैं संस्थाओं की स्थापना। उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं स्थापना की? तो वो है 1814 में सबसे पहले तो आत्म सभा की स्थापना की, ठीक है। फिर 1821 ईस्वी में कलकत्ता एकतावादी समिति लिखते जाइएगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। 1821 में कलकत्ता एकतावादी समिति की स्थापना। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना। ये तो हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, ये हो गया। तो संस्था कौन सी? 1814 में आत्म सभा, 1821 में कलकत्ता एकतावादी समिति की स्थापना, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। डेट नहीं भी याद है तो कोई फ़र्क नहीं है, इस भी ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट है, देखिए उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी है। 1822 में राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक, है ना, अपनी पुस्तक हिंदू उत्तराधिकार नियम, ये एक पुस्तक लिखा इन्होंने 1822 में, हिंदू उत्तराधिकार नियम नाम से प्रकाशित किया। और 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा की समाप्ति संबंधी कानून बना। ये जो संवाद कौमुदी में सती प्रथा के अगेंस्ट में लिखते थे, विरुद्ध लिखते थे सती प्रथा के विरुद्ध में, तो उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर थे वो थे आपके जो है विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने जो है एक कानून बना करके सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और सज़ा का प्रावधान उसमें किया था। तो इसमें हम कह सकते हैं राजा राम मोहन राय की उपलब्धि थी वो, ठीक। राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। मतलब भारत में लोगों को जगाने का इनको अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है, नव जागरण का अग्रदूत। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी कहा जाता है, ठीक है। और अतीत और भविष्य के सुधार आंदोलन का प्रवर्तक क्यों कहा जाता है? तो ये इन्हीं के पहल के बाद जो है और लोग जो है
सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार को लेकर के आगे आए। सबसे पहले यही आगे आए, उसके बाद सारे लोग इन्हीं से प्रेरणा लेकर के आगे आए, इसीलिए इनको सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी इनको कहा जाता है। मतलब अतीत और भविष्य के मध्य के सेतु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इनको और भी नाम है, जैसे भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी जो है से भी इनको संबोधित किया जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है। नवदीन का प्रातः तारा भी इनको कहा जाता है। नवदीन का प्रातः तारा भी इनको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब उपाधि इनको प्राप्त है। ठीक है, 1821 में, नेक्स्ट देखिए पॉइंट इन्हीं के बारे में। 1821 में तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, जैसा कि मैंने कहा पहले ही कह दिया, 1831 में तत्कालीन उस समय के मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के तौर पर राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए और अकबर द्वितीय ने ही उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। मतलब राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दिया, कौन दिया, तो वो अकबर द्वितीय ने ही दिया था और उसे इंग्लैंड भेजा था। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई ब्रिस्टल में, जैसा कि देखें। चलिए नेक्स्ट परीक्षा दृष्टि है, इसी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के चैप्टर से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको नेगलेक्ट एकदम नहीं करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो लंबा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, ज़रूर देखिए। ठीक है, इससे एकदम टू द पॉइंट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए परीक्षा, जैसा कि देख रहे हैं टॉपिक का नाम है परीक्षा दृष्टि, है ना, परीक्षा दृष्टि नाम है, तो इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? तो पाश्चात्य शिक्षा एवं जागृति। पाश्चात्य शिक्षा क्या होता है? पश्चिमी शिक्षा, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को जो भी मध्य वर्गीय भारतीय जो शिक्षा पा लिया था, तो वो जो है चीज़ों को समझने लगा था कि अच्छा और बुरा क्या है ना, तार्किक हो चुके थे, इसीलिए जो है वहाँ से आंदोलन शुरू हो गया। तो ये कह सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा एवं जागृति का होना ये कारण रहा है। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा के विरोध में और एकेश्वरवाद के समर्थन में कौन सा ग्रंथ लिखा? तो उन्होंने लिखा तुहफात उल मुवाहिदीन, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं उनके बारे में। तुहफात उल मुवाहिदीन की रचना उन्होंने की थी। उसी रचना के अंतर्गत उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और एकेश्वरवाद के समर्थन में, मतलब एक ईश्वर का पूजा करने के लिए उन्होंने अपील किया। ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा, किस पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था? तुहफात उल मुवाहिदीन में। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने किस सभा का गठन किया? तो राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम आत्मीय सभा का गठन किया 1814 ईस्वी में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के जन्मदाता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किन दो व्यक्तियों ने राजा राम मोहन राय को पृथक पूजा स्थल की स्थापना के लिए प्रेरित किया? किन दो व्यक्तियों ने राजा राम मोहन राय को पृथक पूजा स्थल की स्थापना के लिए प्रेरित किया? तो ये था ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव। अगला है, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से की? तो डेविड हेयर की सहायता से की। तो कब? तो 1817 में। अगला है, संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका, मतलब ये बांग्ला भाषा में था, में इन्होंने कौन सी प्रथा का विरोध किया था? तो सती प्रथा का विरोध किया, जैसा कि जानते हैं, सती प्रथा। नेक्स्ट है, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने गैर कानूनी घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक, राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में किस स्थान पर हुई थी? तो इंग्लैंड में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु 1833 में हो गई थी, वहीं पर उनको दफना दिया गया। राजा राम मोहन राय से मद्रास के किस विद्वान ने मूर्ति पूजा के प्रश्न पर शास्त्रार्थ किया था, मतलब डिबेट किया था? तो सुब्रमण्यम शास्त्री ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजा राम मोहन राय की ईसाई धर्म से प्रेरित दो पुस्तकें में कौन सी है? ईसाई धर्म से भी वो प्रेरित थे, तो ईसाई धर्म को अपनाए नहीं थे, लेकिन ईसाई धर्म से वो प्रेरित थे। ईसाई धर्म से प्रेरित होने के जो है उनका जो है ये प्रमाण मिलता है। उनका एक दो बुक है, दो किताब हैं, रचनाएं हैं, द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस और दूसरा है द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है, ये किसने कहा? तो हीगेल ने कहा।
हीगेल ने कहा। पुनर्जागरण के पिता तो राजा राम मोहन राय हुए, और पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। तो हीगेल ने कहा। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। किस महापुरुष को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि से विभूषित किया? तो राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से विभूषित किया। किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, आधुनिक भारत में प्रथम मिशनरी आंदोलन की उपमा किस आंदोलन को प्रदान की गई है? तो ब्रह्म समाज को। आधुनिक भारत में प्रथम मिशनरी आंदोलन की उपमा जो है किस आंदोलन को प्रदान की गई है? तो ब्रह्म समाज को। 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन जिसको एकेश्वरवाद कहते हैं, 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन एकेश्वरवाद मिशन की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने यूनिटेरियन जिसे एकेश्वरवाद मिशन यूनिटेरियन मिशन की स्थापना कब की? तो 1821 में। कहाँ की? तो कलकत्ता में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रिस्टल जो कि ब्रिटेन में है, राजा राम मोहन राय की कब्र के बगल में किस स्वतंत्रता सेनानी की कब्र है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के थे, उनका भी कब्र जो है इन्हीं की कब्र के बगल में ब्रिस्टल ब्रिटेन में ही दफनाया गया है। तो वो है मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा, वहीं पर उनको भी सजा हुआ था मदन लाल धिंगरा को, तो वहीं पर उनको भी दफना दिया गया। चलिए, तो ये है। अगला है परीक्षा दृष्टि। संगत सभा की स्थापना किसने की थी? तो संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे। बाद में जाकर के जो ये अलग जो है ब्रह्म समाज बनाया, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से अलग संस्था बनाया था, ठीक है। चलिए, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये यहाँ पर गलत दिया है। जो आगे चल करके जो 1865 ईस्वी में जब ब्रह्म समाज टूट गया, तो उसमें जो आदि ब्रह्म समाज के नाम से देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज से उस समाज को आगे बढ़ाए, और केशव चंद्र सेन ने जो है अलग होकर के एक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट यहाँ पर आंसर गलत है, जो मैंने कहा उसे ध्यान रखिएगा। साधारण ब्रह्म समाज का गठन किसने की? फिर केशव चंद्र सेन वाला जो भारतीय ब्रह्म समाज है वो 1878 में जाकर के फिर टूट गया, और टूट करके एक नया ब्रह्म समाज बना, साधारण ब्रह्म समाज। तो इस साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया था आनंद मोहन बोस ने 1878 में। केशव चंद्र सेन वाला जो ब्रह्म समाज था उसी से टूट करके एक नया फिर ब्रह्म समाज बना, जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। ये सब को हम लोग क्लास में बहुत ही गहराई से देख चुके हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ये तो हम लोग का फैक्ट हो रहा है, तो फैक्ट तरीके से देखेंगे। चलिए, अगला है, दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ व दक्कन शिक्षा सभा का गठन किसने किया? ये तीन चीज़ है, तीन संस्था है। दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ और दक्कन शिक्षा सभा का गठन किसने किया? तो प्रार्थना समाज ने किया। प्रार्थना समाज की स्थापना पांडुरंग ने किया है, वो भी आ जाएगा, देख लीजिए। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को बाद में क्या नाम दिया गया? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को बाद में क्या नाम देगा? तो पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से वो आगे रहा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ही पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से आगे चल करके यही नाम होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। वेद समाज, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, की स्थापना किसने की? तो वो की थी तो श्री धारालू नायडू, मद्रास में। देखिए, जो वेद समाज है ये ब्रह्म समाज का एक गुट जो दक्षिण भारत में चला गया था। तो दक्षिण भारत में जो था उसका नाम वेद समाज के नाम से, तो वो कौन किया था? तो श्री धारालू नायडू, मद्रास में। पंजाब में प्रार्थना समाज के विचारों को किसने फैलाया? तो पंजाब में प्रार्थना समाज के विचारों को दयाल सिंह ने फैलाया, ठीक। मानव धर्म सभा गुजरात, मानव धर्म सभा कहाँ पे चला था? गुजरात में। तथा यूनिवर्सल रिलीजन सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो मेहता जी दुर्गाराम मनसाराम, ये गुजरात में किए थे, मानव धर्म सभा की, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात MG रानाडे को कहा जाता है, ठीक है। 1916 में बम्बई के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो धोंधो केशव कार्वे है ना, इसी को DK कार्वे के नाम से जाना जाता है, DK कार्वे। ठीक है, ये महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है इन्होंने। ठीक, किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई थी? तो हिंदी भाषा में की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने ही की थी। किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो मतलब आर्य समाज। दयानंद सरस्वती के द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी 1875 में, आर्य समाज। तो इसी आर्य समाज ने जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। शुद्धि आंदोलन मतलब जो धर्म कन्वर्ट करके दूसरे धर्म में चले, जो हिंदू धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म को अपना चुके थे, उसे वापस आने का मौका दिया गया था, ठीक है, दिया जाता था आर्य समाज के द्वारा। सर्वप्रथम स्वराज स्वदेशी राष्ट्रभाषा का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम स्वराज स्वदेशी राष्ट्रभाषा, ये सब का जो प्रयोग है, ये सब जो शब्द है, ये सब का प्रयोग किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका। DAV कॉलेज की स्थापना किसने की? तो DAV कॉलेज है ना, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, इसका फुल फॉर्म होता है कि लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, ये दोनों मिलकर के किया था DAV कॉलेज की स्थापना। आगे चल कर के जो है आर्य समाज टूट गया था, तो उसमें जो है विचारधारा में टूट आ गया था, तो दो विचारधारा बना, एक गुरुकुल बनाया और दूसरा विचारधारा जो है DAV कॉलेज के नाम से आगे बढ़ाया। तो इसमें DAV कॉलेज की स्थापना में किसकी भूमिका रही? तो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय की। आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य महिला समाज की स्थापना, देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती था, तो आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को है, क्योंकि इन्होंने ही वेदों की ओर, पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, आर्य समाज के प्रचार प्रसार का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? तो आर्य समाज का प्रचार प्रसार का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब राज्य में था, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी, लेकिन ज़्यादा प्रभाव पंजाब में रहा। ठीक, ये है परीक्षा दृष्टि। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे सृजन की प्रतिभा कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे सृजन की प्रतिभा कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो स्वामी विवेकानंद को कहा है। विवेकानंद में बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी तथा वे आधुनिक भारत के निर्माता थे, किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के विषय में क्या कहा? कहा कि उनमें बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी और वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। इतना ध्यान रखिएगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब 19वीं सदी के बाद में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का विवाह किसके साथ हुआ था? तो शारदा मणि मुखोपाध्याय, 5 वर्ष की अल्पायु में ही शादी हो गया था। तो शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, है ना। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था शिकागो में। वो 1893 में शिकागो में हुआ था। उसमें जो है भारत के हिंदू धर्म की तरफ से उन्होंने नेतृत्व किया था। उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया वहाँ पर। ठीक है, अगला है द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 में पेरिस में हुआ था, जिसमें किसने भाग लिया था? तो द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी 1900 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने ही भाग लिया था। प्रथम शिकागो में हुआ था 1893 में और द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 में हुआ था पेरिस में, जिसमें विवेकानंद ने ही भाग लिया था। विवेकानंद, दोनों धर्म सम्मेलन में विवेकानंद भाग लिया। ठीक है, अगला है विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी? तो न्यूयॉर्क में रहते हुए उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में किया था। रामकृष्ण मिशन का दूसरा मुख्यालय किस स्थान पर बनाया गया? रामकृष्ण मिशन का दूसरा मुख्यालय जो है अल्मोड़ा में जो है बनाया गया था। अल्मोड़ा
में मायावती स्थान पर। ठीक है। और पहला कहाँ मुख्यालय था? वेलूर मठ, वेलूर में, जो कि बंगाल में पड़ता है, कलकत्ता में। विवेकानंद के भाषण के विषय में किस पत्र ने अपना लेख दिया? तो न्यूयॉर्क हेराल्ड, उस समय न्यूयॉर्क हेराल्ड चलता था, उसने जो है विवेकानंद के विषय में लिखा था ऐतिहासिक भाषण। उनका जो ऐतिहासिक भाषण था उनके बारे में जो है जो लिखा गया था। जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, है ना। रामकृष्ण परमहंस किन दो संतों से साधना का ज्ञान लिया? तो रामकृष्ण परमहंस ने भैरवी और तोतापुरी संत से जो है साधना का ज्ञान लिया था। भैरवी और तोतापुरी संत से। रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गदाधर चट्टोपाध्याय। विवेकानंद ने किन दो पत्रिकाओं में अपने विचारों को प्रकाशित किया था? तो प्रबुद्ध भारत नाम के एक पत्रिका था जो कि अंग्रेजी में छपता था, है ना, एवं उद्बोधन जो कि बंगाली में छपता था। इन दोनों में जो है उन्होंने अपने विचारों को प्रकाशित किया और अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जबकि रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है आयोग आपको लपेटेगा प्रश्न पूछकर। अगर रामकृष्ण मिशन रहेगा तब आपको विवेकानंद मारना है, आंसर हो जाएगा। और अगर रामकृष्ण मठ है तो उसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। इसको ध्यान रखिए। उसके बाद है राजयोग, कर्मयोग एवं ज्ञान योग 19वीं शताब्दी के किस समाज एवं धर्म सुधार की रचना थी? तो स्वामी विवेकानंद की यह रचना थी। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग, कर्मयोग एवं ज्ञान योग से संबंधित जो है रचनाएं की हैं। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। इसका मतलब दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए है। अगला है परीक्षा दृष्टि में ही, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो रूसी महिला ब्लावत्स्की, रूसी महिला थी जो कि ब्लावत्स्की नाम था उसका, और अमेरिकी सैनिक कर्नल ऑलकॉट। ये दोनों मिलकर के जो है अमेरिका में सबसे पहली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। बाद में यही सोसाइटी भारत आ गया, भारत के लिए काम करने लगा। तो अगला पॉइंट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कब और कहाँ खोला गया? तो भारत जो है वहाँ से अमेरिका से यह संस्था भारत आ गई, तो भारत में जो है पहली बार 1882 में जो है मद्रास के अड्यार में जो है इसकी मुख्यालय खोला गया। आयरिश महिला एनी बेसेंट किस सोसाइटी से संबंधित थी? तो आयरिश महिला एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। जो है बाद में यह जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन की थी, और जो है कर्नल ऑलकॉट के मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का कमान इन्होंने ही संभाला था 1907 के बाद। ठीक है। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी उन्होंने 1893 में ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वो कमान संभाला था कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के बाद, मतलब 1907 के बाद। एनी बेसेंट का प्रमुख दर्शन मुख्य रूप से किससे लिया गया है? तो हिंदू और बौद्ध दर्शन से। ठीक। थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? देव विज्ञान, है ना, देव विज्ञान के नाम से उनकी विचारधारा को जाना जाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा को। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट दक्षिण भारत के लिए, और इस यही होम रूल लीग उत्तर बाकी शेष भारत के लिए जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि वाराणसी में है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की और कब किया? तो एनी बेसेंट ने की थी 1898 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में की थी। यही बाद में जाकर के जो है BHU बना है मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। थियोसॉफिस्टों ने, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों ने किन प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया?
तो वो किए हैं हिंदू, बौद्ध एवं जरथुस्ट्र, ये 3 जो है धर्मों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन, मुस्लिम धर्म से संबंधित कुछ आंदोलन है और कुछ आंदोलनकारी हैं। सुधार, मुस्लिम धर्म सुधार से संबंधित है। तो जो है ये क्या है, देखिए फ़ाराइजी आंदोलन मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन, आंतरिक धर्म को जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए। तो इसमें एक है फ़ाराइजी आंदोलन। तो फ़ाराइजी आंदोलन कब चला था, तो 1804 ईस्वी में, और स्थान कहाँ, तो फरीदपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और संस्थापक थे इसका फ़ाराइजी आंदोलन के, या उस आंदोलन को चलाने वाले थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। इसका उद्देश्य क्या था, तो इस्लाम के मूल सिद्धांत पर बल देना, है ना। कुछ लोग जो है इस्लाम के मूल सिद्धांत से भटक चुके थे, इसीलिए जो है ये फ़ाराइजी आंदोलन चलाया गया। दूसरा है तय्यूनी आंदोलन। तय्यूनी आंदोलन 1839 में चला था, जो कि ढाका वाला क्षेत्र में चला था। उस समय ढाका तो भारत में ही था, ठीक। और इसके जो संस्थापक थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो करामत अली जौनपुरी, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में जो है ये चला है, इसकी स्थापना की गई है सोसाइटी की। और ये कहाँ, तो कलकत्ता में। और इनका जो नेतृत्व किया था अब्दुल लतीफ़ ने। उद्देश्य क्या था, तो शोषित एवं पिछड़े मुस्लिम समाज को शिक्षित एवं विकास की मुख्य धारा में लाना, ठीक। अगला है दार उल उलूम, जिसे देवबंद संस्था भी कहते हैं। दार उल उलूम 1866 में इसकी स्थापना की गई थी, और या इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, कर सकते हैं। और स्थान कहाँ था, तो देवबंद स्थान, इसलिए इस आंदोलन को देवबंद आंदोलन भी कहते हैं, है ना। तो कासिम ननोत्वी और राशिद गंगोही ने इसकी शुरुआत की थी। कासिम ननोत्वी और राशिद गंगोही। तो ये है आपका, ये इनका उद्देश्य क्या था, तो हदीस की शिक्षा का प्रसार एवं विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद, है ना। दारुल उलूम का क्या था, विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद और हदीस की शिक्षा का प्रसार, ठीक है। नेक्स्ट है इनका अलीगढ़ आंदोलन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछता है। अलीगढ़ आंदोलन भी मुस्लिम धर्म से के सुधार से रिलेटेड था, और ये था 1875 में चला है, अलीगढ़ में चला है, और सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है इसको चलाया गया है। इसका जो है आपका उद्देश्य था आधुनिक विचारों एवं पाश्चात्य शिक्षा द्वारा मुस्लिमों की स्थिति में सुधार करना। आधुनिक विचार मतलब मॉडर्न सोच, और पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा द्वारा मुस्लिमों की स्थिति में सुधार करना इनका उद्देश्य रहा है, सर सैयद अहमद खान का। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया, 1875 में शुरुआत की थी इनकी। और फिर बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी बना है, मतलब उसी वर्ष अलीगढ़ विद्यालय भी बन गया, महाविद्यालय। बाद में वही अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, ठीक है। अहमदिया आंदोलन मुस्लिम धर्म सुधार से संबंधित है। अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में और गुरदासपुर, पंजाब के गुरदासपुर में चला, और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में ये जो है आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद है नदबतुल आंदोलन 1894 से 96 में चला, जो कि लखनऊ में। इसको नवदा-तुल आंदोलन भी कहा जाता है। मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, और इनका जो उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मुस्लिम सुधार आंदोलन में आपको ये 2 बहुत महत्वपूर्ण स्टार लगा हुआ देख रहे होंगे, दारुल उलूम देवबंद, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है कौन, और अलीगढ़ आंदोलन ये, और अहमदिया आंदोलन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए परीक्षा दृष्टि, देवबंद के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने मुसलमानों को राष्ट्रीयता के प्रति प्रेरित किया, तो मुसलमानों को राष्ट्रीयता के प्रति प्रेरित किया वो था महमूद उल हसन। ये देवबंद के नेता थे महमूद उल हसन, है ना। शिबली नोमानी ने मुसलमानों के लिए किस शिक्षा पर बल दिया, शिबली नोमानी ने पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। नदबतुल उलूम मदरसा की स्थापना किसने की थी, तो शिबली नोमानी ने की थी, कहाँ, तो लखनऊ में, ठीक है। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये सर सैयद अहमद खान ने। जिसने अलीगढ़ आंदोलन चलाया उसी ने ही, सर सैयद अहमद खान। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना के नाम से जाना गया, इनका जो है शिलान्यास किसने किया था, तो शिलान्यास लॉर्ड लिटन ने किया था, ठीक है।
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और यह कॉलेज जो बना था सर सैयद अहमद खां के प्रयासों से। 1875 में ही बन गया था, लेकिन 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये दयाल साहेब दास ने। ये निरंकारी आंदोलन था सिख धर्म के आंतरिक सुधार से संबंधित। ठीक। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ 1889 में किसने किया था? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। ये भी मुस्लिम धर्म सुधार था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन 1889 में चलाया। अगला है बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक से में किसके विचारों का संकलन है? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद का। 1888 में बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से किसने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की? तो सैयद अहमद खान ने। मतलब ये ध्यान रखिएगा, 1888 में बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से किसने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की? तो सर सैयद अहमद खान ने। अगला है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। देवबंद आंदोलन में रशीद अहमद गंगोही ने कौन सा नारा दिया? तो जिहाद का नारा दिया था देवबंद आंदोलन में। उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा राशिद अहमद गंगोही ने सहारनपुर में किसकी स्थापना की थी? तो देवबंद दारुल की। ठीक है, 1866 में। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो अब्दुल लतीफ़ को। जैसे हिंदू में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को, तो बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब पूछ लिया जाता है, इसको सभी लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। आप लोग ध्यान दे के देखिएगा तो ज़रूर जो है एक एक नंबर मायने रखता है। ठीक है, तो अगला है तय्यूनी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो करामत अली जौनपुरी के द्वारा। ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर किसने विरोध किया? तो सर सैयद अहमद ने विरोध किया था। बदरुद्दीन तैयब जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो जो है उसका विरोध किया था। ठीक, ये जो है तीसरे कांग्रेस सम्मेलन में ये अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने 1930 में की थी। इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय किसने बनाया? तो भगत सिंह ने। और यह नारा किसने दिया था? तो वही इकबाल ने। इंकलाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बंग ए दर्रा उनकी रचना थी, तो उसी में जो है इकबाल की रचना थी बंग ए दर्रा, उसमें जो है उन्होंने इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। परीक्षा दृष्टि फिर है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह तथा अन्यान्य स्त्रियों की दशा सुधारने वाले कार्यों हेतु 1955 में पद्म विभूषण तथा 1958 में भारत रत्न जैसे नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया इनको डी.के. कर्वे को। मतलब इनको एक बार 1955 में पद्म विभूषण और 58 में भारत रत्न से नवाजा गया है। किस कार्य के लिए? तो स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के दिशा में कार्य करने के लिए और स्त्रियों की दशा सुधारने की दिशा में कार्य करने के लिए इन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण दोनों उपाधि से नवाजा गया है। किसने सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1855 में वो आंदोलन चला रहे थे विधवा पुनर्विवाह को लेकर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 नियम 17 किसके काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में और राजा राम मोहन राय के पहल से। ठगी प्रथा का दमन 1830 में किसके द्वारा किया गया था? तो कर्नल स्लीमेन के द्वारा ठगी प्रथा। जॉन सॉर ने 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत किस हत्या को साधारण हत्या माना? तो कन्या शिशु हत्या को साधारण हत्या माना था जॉन सॉर ने 1795 में। ठीक है। नरबली प्रथा की समाप्ति के लिए कैंपबेल की नियुक्ति किसने की थी? नरबली की प्रथा की समाप्ति के लिए कैंपबेल की नियुक्ति लॉर्ड हार्डिंग ने 1845 में की थी। 1843 में 5वें नियम के तहत एलन बरो ने किस प्रथा को समाप्त किया था?
तो 1843 में 5वें नियम के तहत एलन बरो उस समय गवर्नर जनरल थे, तो दास प्रथा का अंत किया। और इस दिशा में काम करने के लिए 1833 के अधिनियम में ही कह दिया गया था, ब्रिटिश का जो अधिनियम पारित हुआ था 1833 का, है ना, तो उसमें ही कह दिया गया था। लेकिन ये इसको जो है 1843 में नियम बना करके पूर्ण रूप से ख़त्म किया। यह है। सर्वप्रथम दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो अकबर ने। मुगल काल की अगर बात करें दास प्रथा पर उन्मूलन, तो अकबर ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 26 जुलाई 1856 को, है ना, उस समय कैनिंग आ गए थे, कैनिंग के द्वारा और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से। 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो 1899 में डी.के. कर्वे ने विधवा आश्रम की स्थापना की थी और इन्होंने ही, डी.के. कर्वे ने 1916 में स्त्रियों की शिक्षा के लिए महिला विश्वविद्यालय खोला था। वीर सलिंगम पुंटलू और विष्णु शास्त्री ने किसके लिए प्रयास किया? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। विवाह को के जो है आयु से संबंधित यह कानून था, है ना। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने, है ना। शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध 1929 में कौन जुड़ा है? हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से जो है शारदा एक्ट जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा बनवाया गया था 1929 में। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी? तो जो 1872 में जो मैरिज एक्ट बना था उसमें विवाह की न्यूनतम वर्ष लड़कियों के लिए 14 वर्ष थी। बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से पास हुआ सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट का विरोध किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने कहा था कि हमारी जो है संस्कृति पर हमला है, इस मतलब विरोध करते हुए उन्होंने कहा था। विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका प्रकाशन किसने किया? तो ये किया उन्होंने करसोन दास मूलजी ने। विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक, ये ध्यान रखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का था, यह है सत्य प्रकाश। तो सत्य प्रकाश की रचना नामक पत्रिका की रचना किसने की, प्रकाशन किसने की? तो करसोन दास मूलजी ने 1852 में। ठीक है। ये अंतर्जातीय विवाह का समर्थन एवं बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति किस एक्ट के तहत की गई थी? तो सिविल मैरिज एक्ट 1872 के तहत। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में किसने की? तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरी में हुई थी। तरुण स्त्री सभा ईसाई मिशनरी के द्वारा। नेक्स्ट है 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज सुधार अधिनियम, एक दृष्टि में देख लीजिए कौन कौन सा समाज सुधार से संबंधित अधिनियम पारित हुए। तो है, इसको देखिए, जरूरी है एक साथ देखना। पहला है नवजात कन्या हत्या कानून किसके समय में? तो जॉन शोर के समय में 1795 में पारित हुआ था। और इसकी विशेषता क्या थी? तो नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक। ठीक। उसके बाद है सती प्रथा निषेध कानून, ये विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर थे, उनके रीजन में हुआ था। 1829 में यह कानून को पारित किया गया था और इस कानून की विशेषता थी सती प्रथा पर कानूनी रोक। और इनके लिए जो है राजा राम मोहन राय ने बहुत अथक प्रयास किया था। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1804 में पारित हुआ था। नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगा दिया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी 1856 नहीं, ये लॉर्ड डलहौजी उस समय चले गए थे जब ये कानून पारित हुआ था, तो कैनिंग आ गए थे, तो ये गलत है, कैनिंग होगा। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिली और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह हुआ। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक, ये सब जितना भी सुधार से संबंधित, सामाजिक सुधार से संबंधित अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून है, इसको देख लीजिए एक नज़र में। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक जब उस समय गवर्नर थे 1772 में यह पारित हुआ था। ठीक है, यह है। और 1872 में यह पारित हुआ था। अंतर्जातीय विवाह की विधिक मान्यता
और ये जो बना था नेटिव मैरिज एक्ट, इसमें किसकी प्रयास से, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। उसके बाद है सम्मति आयु अधिनियम, ये भी विवाह के आयु से संबंधित था। तो ये बना था लैंसडाउन जब गवर्नर थे 1891 में। डफरिन के बाद लैंसडाउन गवर्नर बने थे, उन्हीं के समय में यह कानून पारित हुआ था 1891 में। इस कानून में यह कहा था 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक, है ना। और यह जो है बहराम जी मलावारी के प्रयासों से यह कानून बना था। शारदा एक्ट जो है, शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था। लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय हो चुका था उसमें। बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं बालिका के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया। और इसके लिए जो प्रयासरत थे भारतीय, वो उनका नाम था हरविलास, इसीलिए हरविलास शारदा। तो हरविलास शारदा के नाम पर ही इसका जो है नाम पड़ गया इस अधिनियम का, शारदा एक्ट। हिंदू महिला संपत्ति कानून, हिंदू महिला संपत्ति कानून जो है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1937 में पारित हुआ था। इसमें विशेषता थी कि हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। दास प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड एलनबरो के समय में पारित हुआ था। ठीक है, दास प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड एलनबरो 1843 होगा, 1843 में यह पारित हुआ था। और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 को दास प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया गया इस दास प्रथा निषेध अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह का सीरीज मैं लाता रहूँगा और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो MCQ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में MCQ डाल दूँगा, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। जो इसमें बचा कच्चा होगा वो MCQ में वो प्रश्न आ जाएगा। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू, धन्यवाद।